हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिल्वीकल्चर एंड सिल्विक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही लोकेलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं और उनके इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। इन लेक्चर्स के थ्रू हम जो आरपीएससी के द्वारा एसीएफ आरएफएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन से करेंगे कि सिल्वीकल्चर आखिरकार क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शनल है वो फॉरेस्ट्री है और इसी की एक ब्रांच होती है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो ब्रांच है वो डील करती है एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर। यानी इसके द्वारा सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसके बाद उसके डेवलपमेंट को देखा जाता है और केयर एंड रिप्रोडक्शन सिल्वीकल्चर के अंदर आता है। सिल्वीकल्चर में थ्योरी पार्ट भी होता है और जो ये प्रैक्टिस की जाती है यानी प्रैक्टिकल पार्ट भी सिल्वीकल्चर का ही पार्ट है। अब एक टर्म और आती है सिल्विक्स। सिल्विक्स क्या होती है? सिल्विक्स है लाइफ हिस्ट्री और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं फॉरेस्ट ट्रीज़ की कि कौन सा जो ट्री है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इनकी स्टडी करते हैं कि इन फैक्टर के टाइम ये इस तरीके से शो करता है अपनी ग्रोथ को कोई पर्टिकुलर ट्री। ये सिल्वीकल्चर के लिए एक बेस का काम करती है सिल्विक्स। यानी अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सिल्विक्स की स्टडी ज़रूरी होती है सिल्वीकल्चर से पहले, ताकि आपको सिल्विक्स पता हो कि ये ट्री ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और पर्टिकुलर ट्रीज़ को अगर प्लांट किया जाए तो इस तरीके से बेनिफिट होंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। इसलिए सिल्वीकल्चर की प्रोसेस सिल्विक्स को ध्यान में रख के करने से हमें टिम्बर वगैरह और जिन भी प्रोड्यूस में हमें बेनिफिट प्राप्त करना होता है वो हमें काफ़ी प्राप्त होता है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स में क्या डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का ही हो जाता है। एंड सिल्वीकल्चर जो है उसमें थ्योरी का पार्ट भी होता है और प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे सिल्वीकल्चरल सिस्टम होते हैं जिनको आगे हम पढ़ेंगे। सिल्विक्स में बेसिक थ्योरी होती है, इसमें प्लांट्स के बारे में लिखा होता है कि ये प्लांट्स ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। सिल्वीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है और सिल्विक्स जो है वो सिल्वीकल्चर का ही पार्ट है। सिल्वीकल्चर में नेचुरल रीजनरेशन को वेरियस सिस्टम के अंडर कैसे हम डील करते हैं उसके बारे में सिल्वीकल्चर में लिखा गया है। एंड सिल्विक्स में क्या होता है कि ये डील करता है स्टडी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एज बायोलॉजिकल यूनिट एंड जो ग्रोथ के लॉ हैं, लॉ गवर्निंग द ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वेजिटेशन। एंड जो सिल्वीकल्चर है वो एप्लीकेशन है सिल्विक्स का, यानी सिल्विक्स को पढ़ो और अप्लाई करो, तो ये एक एप्लीकेशन है सिल्विक्स का। और सिल्विक्स के लिए क्या कहते हैं कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर सिल्वीकल्चर, यानी हम सिल्वीकल्चर में यहाँ से नॉलेज लेते हैं। ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस हुआ। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि सिल्वीकल्चर के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है। सिल्वीकल्चर हमारे फॉरेस्ट्री का काफ़ी बड़ा पार्ट ये प्ले करता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं सिल्वीकल्चर के। सिल्वीकल्चर के थ्रू हम सुपीरियर क्वालिटी का टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं और हायर वॉल्यूम पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी हमें पहले से पता हो कि इस तरीके से ट्री हम प्लांट करेंगे तो हमें इस तरीके से बेनिफिट होगा। ये ऑब्जेक्टिव है सिल्वीकल्चर का। इसके थ्रू हम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्पीसीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं
और इससे जो स्पीसीज़ हैं उसके रोटेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, और सिल्वीकल्चर के थ्रू एक्सोटिक्स जो स्पीसीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये भी कई बार बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन कई बार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्कोप क्या है सिल्वीकल्चर का। जो हमने ऑब्जेक्टिव देखे वो ही स्कोप हैं सिल्वीकल्चर के, क्योंकि इससे हमें फॉरेस्ट रीजनरेशन को प्लांट करने में हेल्प मिलती है, और जो सिल्वीकल्चरल टेक्निक्स होती हैं उनकी हेल्प से हम नेचुरल फॉरेस्ट और होली और पार्शली नेचुरल फॉरेस्ट को हम मैन मेड फॉरेस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। और सिल्वीकल्चर का जो नॉलेज होता है उससे हम किसी भी क्रॉप की डेंसिटी को रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हम एक्सप्लॉइटेबल साइज तक जल्दी पहुंच सकें और हमें अधिक मात्रा में टिम्बर और अदर जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस जो होता है, वो हमें प्राप्त हो सके। सो सिल्वीकल्चर काफ़ी बेनिफिशियल है फॉरेस्ट्री की ये ब्रांच। अब हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लोकेलिटी फैक्टर क्या होते हैं और उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक। जो फैक्टर ऑफ लोकेलिटी होते हैं वो इस तरीके से डिफ़ाइन किए जाते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स, जो कि किसी साइट में विद्यमान होते हैं और इन्फ्लुएंस करते रहते हैं ये वहाँ की वेजिटेशन को। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइमेटिक फैक्टर को देखेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर में काफ़ी सारे फैक्टर्स हमें मिलेंगे, हम उन्हें भी एक एक करके देखेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होते हैं? जनरली आपको पता होगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे अलर्ट जारी होता रहता है आजकल कि आंधी आएगी, बारिश आएगी, जो भी। वो एक वेदर फेनोमेना है। और क्लाइमेट जो होती है वो रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। सबसे पहले है लाइट। लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है क्लोरोफिल फॉर्मेशन को। स्टोमेटा फंक्शन, यानी पौधे जो सांस लेते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन को प्रभावित करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही प्लांट की ग्रोथ को, फॉर्म एंड क्वालिटी, वेजिटेशन को एंड स्पीसीज के स्ट्रेटिफिकेशन को भी ये कंट्रोल करती हैं। एंड यूवी रेज जो आती हैं वो हार्मफुल होती हैं काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए। फोटो पीरियड टाइम के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको 3 टाइप में बांटते हैं: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। यानी जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको लाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, शॉर्ट डे प्लांट्स को कम होती है, और डे न्यूट्रल प्लांट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट से। हम देख सकते हैं कि लाइट का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमें पता है कि जब हाइट इंक्रीज होती है, यानी एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, तो एयर टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से जब लैटिट्यूड इंक्रीज होता है तो वहाँ पे एयर टेम्परेचर का डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। और सी से जब डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाती है, दूर हम जाते जाते हैं, तो एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। माउंटेन्स के पास जाने पे एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी टेम्परेचर जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन वगैरह के लिए। टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं सोइल की वो बढ़ जाती हैं, और ये एक्टिवेशन को इन्हेंस कर देता है प्लांट्स में। और जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम भी टेम्परेचर करता है। इसके साथ ही जब एक्सट्रीम हीट और कोल्ड होती है तो एंजाइम एक्टिवेशन के लिए ये सेंसिटिव होता है प्लांट्स में, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
जब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन मिलती है तो प्लांट्स का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्डिनल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो प्लांट्स को जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। ये 18 टू 35 या फिर 20 टू 35 इस रेंज में ये लाई करता है। नेक्स्ट है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट जनरली 3 टाइप की होती है, रेडिएशन फ्रोस्ट, ग्राउंड फ्रोस्ट एंड एडवेक्टिव फ्रोस्ट। तो रेडिएशन फ्रोस्ट होती है वो जो लॉस ऑफ हीट के कारण ये फ्रोस्ट होती है, एंड ग्राउंड फ्रोस्ट ये कन्फाइंड होती है ग्राउंड लेवल पे, और एडवेक्टिव फ्रोस्ट होती है ये कोल्ड एयर जो लाई जाती है बाहर से उससे प्रोड्यूस होती है। सो फ्रोस्ट किस तरीके से प्रभावित करेगी, इस फ्रोस्ट की वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, एंड फ्रोस्ट हीविंग की प्रॉब्लम होती है जिसमें जो सीडलिंग्स होते हैं उनकी लिफ्टिंग हो जाती है सोइल से ऊपर। यानी ये जब होता है जब फ्रीजिंग ऑफ सोइल वाटर की स्थिति में उसके रिजल्ट के रूप में फ्रोस्ट हैविंग हो जाती है। पोल एंड सैपलिंग्स को भी बहुत नुकसान पहुंचता है फ्रोस्ट से। सो सैपलिंग वगैरह पोल हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे, और वैसे आपको मालूम भी होगा। एंड फ्रोस्ट क्रैक प्रॉब्लम हो जाती है, कैंकर्स का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रोस्ट की वजह से, एंड ओल्ड ट्रीज़ हैं उनको भी ये डैमेज करती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रोस्ट पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अभी हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देख रहे हैं, इसमें नेक्स्ट है स्नो। स्नो एक टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन है क्रिस्टलाइन आइस की फॉर्म में, यूजुअली विंटर्स में स्नो गिरती है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं कि ये एक वाटर सोर्स की तरह एक्ट करती है, और जो साल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ये डिटरमाइन करती है नॉर्थ इंडिया में। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में है कि स्नो की वेट की वजह से यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है ब्रांचेस की, और स्नो की वजह से सोइल इरोजन इंक्रीज होता है। स्नो की वजह से जो लिविंग एक्टिविटीज़ होती है प्लांट्स की वो डिक्रीज हो जाती है, और स्नो फेवर करती है फंगस और माइक्रोबियल डिजीज़ को। सो हमने इस तरीके से स्नो के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखे। नेक्स्ट है विंड। विंड के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में हैं कि जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल किया जाता है विंड के द्वारा, और पॉलिनेशन को भी विंड प्रमोट करती है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर बेंडिंग और ब्रेकेज होता है प्लांट में, और अपरूटिंग हो जाती है यानी प्लांट्स उखड़ जाते हैं। सोइल इरोजन इंक्रीज होता है विंड की वजह से, और ज़्यादा रफ्तार से विंड चलती है तो इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि पौधों के लिए अच्छा नहीं है। इससे पानी की ज़रूरत जल्दी महसूस होती है उन्हें, और फॉरेस्ट फायर है उनको स्प्रेड करने में भी विंड का काफ़ी रोल होता है। नेक्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पायरेशन के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए भी इसेंशियल होता है। इस तरीके से हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखा। अब हम इडेफिक फैक्टर्स को देखेंगे। सो इडेफिक जो फैक्टर होते हैं वो सोइल से रिलेटेड होते हैं। जो वेजिटेशन है और प्लांट्स ये सोइल पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। ये सोइल टेक्सचर पे डिपेंड करते हैं कि सोइल सैंडी ऑयल सोइल है या फिर क्ले सोइल है, क्योंकि कुछ प्लांट्स है वो सैंडी सोइल में ग्रो करते हैं, कुछ क्ले सोइल में ग्रो करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है यहाँ पे प्लांट्स के उगने में। यहाँ पे जो सरफेस क्रस्ट होती है वो जर्मिनेशन को रिड्यूस कर देती है, जबकि अगर हार्ड पैन की सिचुएशन हो तो रूट ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है। एंड डिफरेंट ट्रीज़ हैं उनको सोइल डेप्थ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर होती है। सोइल मॉइस्चर का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
क्योंकि जो ड्राई सोइल है वो सपोर्ट करती है जीरोफाइट्स को। इसी तरीके से अलग अलग टाइप की सोइल अलग अलग टाइप की वेजिटेशन को प्रमोट करती है। एल्कलाइन एंड एसिडिक सोइल, इसमें कई प्लांट्स है वो एसिडिक सोइल में ग्रो करते हैं, कई एल्कलाइन में ग्रो करते हैं। तो ये क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है सोइल की। जैसे जो टीक का प्लांट होता है वो लाइम रिच सोइल में ग्रो करता है, जबकि जो साल का ट्री होता है वो इस स्थिति में नहीं उगता है, यानी लाइम रिच सोइल में वो नहीं उग पाता है। अब हम नेक्स्ट टोपोग्राफिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। टोपोग्राफिक फैक्टर्स से हमारा मतलब है कि फिजिकल फीचर्स किसी जगह के, जैसे एल्टीट्यूड है, स्लोप है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड सरफेस है, एस्पेक्ट है। यहाँ पे एस्पेक्ट से मीनिंग है कि डायरेक्शन टुवर्ड्स विच स्लोप फेसेस, एंड एक्सपोजर है। एक्सपोजर यानी सन एंड विंड का एक्सपोजर। यहाँ एक्सपोजर से मीन है कि रिलेशन ऑफ साइट टू वेदर कंडीशन। नेक्स्ट हम बायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे। बायोटिक फैक्टर्स की स्टडी में प्लांट्स का रोल होता है, इंसेक्ट वगैरह का रोल होता है। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स। सो यहाँ पे कंपटीशन होता है प्लांट्स में आपस में। यहाँ पे जो अवेलेबल फूड होता है उसके लिए स्ट्रगल चलता रहता है सेम स्पीसीज में। और यहाँ पे फिटेस्ट रूल्स, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रूल हम पढ़ते हैं वो यहाँ अप्लाई होता है, यानी जो फिट होता है वो सरवाइव कर जाता है यहाँ पे प्लांट। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स लेते हैं दूसरे प्लांट से, और जो होस्ट प्लांट है उसको नुकसान पहुंचता है और होस्ट प्लांट डेड हो जाता है इस स्थिति में। नेक्स्ट हम देखेंगे एपीफाइट्स प्लांट। ये वो प्लांट होते हैं जो सिर्फ शेल्टर लेते हैं दूसरे प्लांट से यानी होस्ट प्लांट से, लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती, लेकिन ये होस्ट को कमज़ोर कर देते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जिस ट्री का सपोर्ट लेते हैं उस ट्री के डायमीटर को नहीं बढ़ने देते। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो फिजिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है वीड्स। वीड्स यानी खरपतवार। खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स होते हैं किसी एरिया के। सिंपली ये जो प्लांट्स होते हैं वो किसी मेन स्पीसीज के जो लाइट वगैरह का, वाटर, स्पेस और न्यूट्रिएंट का जो उनको ज़रूरत होती है उसको ये compete करते हैं और प्लांट्स को अच्छे से ग्रो नहीं होने देते। हमने जनरली देखा है कि जब खरपतवार उग जाती है तो जो मेन क्रॉप है वो उग नहीं पाती इतनी आसानी से, क्योंकि इनमें आपस में उन सारे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो जाता है। फंजाई जो होती है वो काफ़ी सारी डिजीज़ को प्रमोट करती है ट्री स्पीसीज़ में। जो माइक्रोहाइज फंगस है वो फॉस्फोरस न्यूट्रिशन को बढ़ा देती है प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से प्लांट्स में इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेक्ट्स। कई बार इंसेक्ट्स के द्वारा प्लांट्स के फ्लावर और सीड्स जो होते हैं उनको खा लिया जाता है। इस वजह से जो उनका रीजनरेशन होता है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है। कई बार प्लांट्स को ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं उनकी लीफ को, फ्रूट, सीड्स वगैरह को, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और जो प्लांट की ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में ज़्यादातर जो हर्बीवोरस होते हैं यानी जो घास पे डिपेंड करते हैं वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी एरिया में हर्बीवोरस की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो प्लांट स्पीसीज हैं
उनकी संख्या घट जाएगी। कई बार जो हिरन वगैरह या फिर इसी तरीके के जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने सींग वगैरह प्लांट्स पे रगड़ते हैं। इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो डिजीज़ इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज हो जाते हैं और उनमें कई तरीके की डिजीज़ हो जाती है। कई बार हमने न्यूज़ में देखा है कि एलिफेंट्स हैं वो भी यंग सीडलिंग वगैरह को या फिर प्लांट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि वाइल्ड एनिमल्स की वजह से भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है प्लांट्स को। नेक्स्ट है मैन एंड हिज एनिमल्स। मैन जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा होता है लोकल वेजिटेशन पे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फूड, फ्यूल, शेल्टर, मेडिसिन इस तरीके से वो उनको यूज लेता है। इसके साथ ही मैन के द्वारा जो एनिमल्स पाले जाते हैं वो भी कई प्रकार का नुकसान पहुंचा देते हैं इकोसिस्टम को। सो इस तरीके से हमने लोकेलिटी फैक्टर्स को डिस्कस किया है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सो आज के लिए अभी इतना ही। सो थैंक यू गाइस।